अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, काबुल फाल के बाद और अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला के बाद एक नई सोच और एक नई डेमोक्रेटिक अलाइंसेस की बात हो रही है। फॉर्मेशंस तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन जो बाइडन ने जब ये स्टेटमेंट दी कि अब जंग या लड़ाई हमारा आखिरी ऑप्शन होगा और हम मुज़ाकरात को ज़्यादा तरजीह देंगे, और डेफिनेटली बाइडन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा से बिल्कुल मुख्तलिफ जहनीत के हामिल हैं और हमेशा वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन अब डेमोक्रेसी के चंद सुनहरे उसूल हैं। अब क्या वाकई वो ममालिक जिनको इस वर्चुअल इजलास में, यानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जमहूरी हुकूमतों की एक आलमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वर्चुअल समिट बराए जमहूरियत, और ये बाइडन समझते हैं कि जो जमहूरियत को ख़तरात लाक हैं उससे निमटने के लिए दुनिया भर के रहनुमाओं को इकट्ठा किया जाना चाहिए। उसमें इंसानी हकूक़ का दिफा और जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस पर बात होगी, और उसके साथ साथ इसमें न सिर्फ आलमी रहनुमाओं होंगे जिसमें साबिक वज़राए आज़म भी होंगे, सिविल सोसाइटी के जो रहनुमा हैं वो होंगे, मीडिया पर्सनस होंगे, पॉलिटिकल स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंसेज और स्कॉलर्स भी उसमें शामिल होंगे, और इसके अलावा जो इस वक्त करंट जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं मौजूदा, उनको भी तलब किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा समिट, और 1500 से ज़ायद जो सरबराह हैं वो इसमें शरीक होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा समिट है, लेकिन इसमें एक सवाल बड़ा अहम है कि इसमें चीन, रूस, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब को जो है वो मद्दू नहीं किया गया। ताइवान और इजराइल को तलब किया गया। इजराइल में कितनी डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की क्या बात करता है, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। अभी तक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने यह फैसला नहीं किया कि इस वर्चुअल इजलास में वो शरीक होंगे। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की अपनी एक तस्वीराती अहमियत है, और चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिशें करता रहा है कि इन दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात जदीद खतूत पर उस्तवार करे, अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करे, बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चीन के साथ हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, शहद से मीठी और समंदर से गहरी है। लेकिन अमेरिका एक बेवफा दोस्त भी है, जिसने हमेशा, चाहे वो हम सोवियत यूनियन के टाइम में लें या 9/11 के बाद लें, तो अमेरिका ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अकेला छोड़ा है, और ये ख़तरात भी लाक हैं हमें। लेकिन इस वक्त जो नई फॉर्मेशंस हुई हैं, उन नई फॉर्मेशंस में जो अभी तक ऐलान नहीं हुआ है बाकायदा तौर पर, लेकिन इस खित्ते में बीजिंग, इस्तांबुल, तेहरान और मॉस्को, पाकिस्तान, इस्लामाबाद इंक्लूडिंग, ये वो ममालिक हैं जो अपनी एक मुश्तरका मफादात लिए बहुत सारे दहशतगर्दी के जो अनासर हैं उनका कला कमा करने के लिए भी मॉस्को में भी इकट्ठे हुए, और कई इस तरह की इलाकाई कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। लेकिन इस वर्चुअल समिट का मकसद क्या है? क्या अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे तो इंसानी हकूक़ की बातें भी की जाती हैं, जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस की भी बात की जाती है। इंसानी हकूक़ में सबसे बड़ा जो है वो ग़िज़ा है और ज़िंदगी की बका है। तो अफ़गानिस्तान इस वक्त ज़िंदगी की बका की जंग लड़ रहा है। क्या ये तरक्की याफ्ता ममालिक और ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, क्या ये वाकई अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखकर इतने संजीदा हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। आप बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, उस्ताद भी हैं, पढ़ाते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी खादिम अली मांडला साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आपने हमें स्काइप से ज्वाइन किया है, दिफाई उमूर के माहिर हैं, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र होती है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। जनरल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा सर, ये कौन सी जमहूरी हुकूमतों की बात की जा रही है? क्या वाकई चीन, रूस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और खलीजी कुछ ममालिक जो हैं वो वाकई जो है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, या अमेरिका की अपनी इनके साथ एक टसल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो ऐलान किया इसके बारे में, जब उनसे यही सवाल पूछा गया जो आपने मुझसे पूछा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि हमने तमाम इलाके से चीदा चीदा ममालिक के लीडरान को दावत दी है और सबको हम नहीं दे सकते थे। अब ये उनका ख्याल है, लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूं कि खुद जब प्रेसिडेंट बाइडन इलेक्शन से पहले उन्होंने जो वादे किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि सदर ट्रंप के दौर में जमहूरियत के ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया जितना देना चाहिए, और वो जब इक़्तिदार संभालेंगे तो दुनिया भर में और अमेरिका में भी जमहूरियत के ऊपर जो है वो जोर देंगे। ये तो इसका एक बैकग्राउंड है। अब ये मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस की जो बात होगी, तो मेरे ख्याल में ये बताया जाएगा कि सबसे जो बड़ा चैलेंज है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो ये है कि नताइज, इलेक्शन के नताइज को दिल से या जल्द से जल्द तस्लीम नहीं किया जाता।
आपने देखा कि अमेरिका में क्या हुआ कि नताइज जो है वो बिल्कुल सही थे और कई दफा उनको चेक किया गया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको तस्लीम नहीं किया और सूरत हाल तो यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने व्हाइट हाउस के ऊपर हमले भी करा दिए। पाकिस्तान में भी इस तरह कई दफा इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। मेरे ख्याल में एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि कॉमन चैलेंज है बहुत सारे ममालिक में, तो उसके सिलसिले में मेरे ख्याल में कुछ तजावीज़ पेश की जाएंगी। पाकिस्तान ने पहले ही एक फैसला किया है कि आइंदा जो इंतखाबात हैं इस तरह के वाकयात से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके साथ साथ यही सवाल पैदा होता है कि पिछले इलेक्शन में अमेरिका के अंदर ईवीएम के जरिए से वोटिंग हुई थी, लेकिन फिर भी धांधली के इल्जाम लगे। इंडिया में ईवीएम जो है वहां पे चल रहा है, बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां पे जो ईवीएम मशीन्स हैं वो उन्होंने खुद बनाए हैं और वो कहीं बाहर से मेरे ख्याल में उन्होंने इंपोर्ट नहीं की है। बेंगलोर में बनी है जी। जी, तो बात अभी इस बात ये है कि देखें ना कि जमहूरियत का पहले मतलब जो है तमाम ममालिक को वो समझना होगा, और अमेरिका ने तो खुद क्या है कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। मतलब ये है कि इसमें अवाम की भलाई और उनकी खुशहाली और मुल्क की खुशहाली के ऊपर जो है सबसे जोर होना चाहिए, बड़ा जोर होना चाहिए। ना ये कि जो तरजीह जो है वो पार्टी के मफादात को नहीं होना चाहिए, जाती मफादात को नहीं होना चाहिए, बल्कि मुल्क के जो मफादात हैं अगर उसके ऊपर तरजीहात मरकूज हो जाएं तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का जो प्रॉब्लम्स है उसको बड़ी हद तक जो है एड्रेस किया जा सकता है। अच्छा जनरल साहब, आपने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात की, तो राहुल गांधी जो है वो अपोजिशन लीडर भी हैं, आप जानते हैं, वो भी पार्लियामेंट में जो एक बिल लेकर आ गए ईवीएम के हवाले से। डेमोक्रेसी और भारत, ये दो अलग-अलग बातें हैं सर, कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है कि जमहूरियत और भारत ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, क्योंकि भारत में कोई जमहूरियत, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना ही बोलने की आज़ादी है, ना ही आज़ादी इज़हार राय है। अभी आप देखिए पिछले दिनों में पार्लियामेंट पे जो है वो जो कवरेज करने वाले मीडिया पर्सन्स थे उन पे पाबंदी लगा दी और अपने मनपसंद लोगों को जो है वहाँ पे ये कह दिया गया कि अब वही इसकी कवरेज करेंगे। तो ये किस तरह की जमहूरियत है? अगर तो ये तो फिर सारे का सारा जो समिट है ये इस पे तो सवालिया निशान उठेंगे। बिल्कुल सवालिया निशान उठेगा, और ये आपको बताता चलूं कि अमेरिका में जो जमहूरियत पे नजर रखने वाला सबसे बड़ा इदारा है फ्रीडम हाउस, उन्होंने खुद कहा है कि इंडिया में जमहूरियत जो है वो आमिरियत की तरफ या मेजॉरिटेरियन रूल्स की तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब को इसका जवाब देना होगा, और साथ ही इस मीटिंग के बाद उन्होंने ये भी कहा है स्टेट डिपार्टमेंट ने कि जो है ममालिक ये वादा करेंगे कि अपने अपने मुल्क में जमहूरियत को कैसे बेहतर करेंगे तो उनको जो है प्रोग्रेस दिखानी होगी, और अगर उनकी प्रोग्रेस उसके ऊपर नहीं होगी तो आइंदा साल अगर इस तरह की होगी तो उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो साथ साथ इंसानी हुकूक के बारे में भी मेरे ख्याल में इस पे बात होगी, और ये भी प्रेसिडेंट बाइडेन का एक बड़ा वादा था इलेक्शन से पहले, तो उसके ऊपर भी मोदी साहब को जवाबदेह होना पड़ेगा। और सारी दुनिया को पता है कि वो अकलियतों के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ उनकी जो इंसानी हुकूक है उसको उनको किस तरह पामाल कर रहे हैं और उस पर कैसे बेहतरी लाएंगे। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह जनरल साहब ने भी बताया, एक तो वो क्राइटेरिया है ना डेमोक्रेसी का, बाय द पीपल फॉर द पीपल, अब तो वो दूसरा वाला, अगर आप उसको इंग्लिश को दूसरे अंदाज से पढ़ें तो अब वो फार जो है वो दूसरा वाला फार हो गया, डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, बाय द पीपल अब वो दूसरा वाला बाय हो गया। खैर, इस पर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप नहीं समझते कि एक और मौजू बड़ा अहम है जिसे इस वर्चुअल इजलास में जेर बहस आना चाहिए, वाइट सुपरमेसी, और वाइट सुपरमिस्ट जो इस वक्त ख़ास तौर पर अमरीका की जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल को मदऊ किया गया है, जहाँ पे सेहूनी या जीविश सुपरमिस्ट जो हैं वो भी यहाँ पे इस्तेकाम नहीं आने देते। इस पूरे खित्ते में जो है हिंदू इंतहा पसंद, हिंदू सुपरमेसी जो है वो इस जमहूरियत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। क्या ये फैक्ट एंड फिगर्स के साथ इस वर्चुअल इजलास में डिस्कस होने जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने जो निशानदही की है वो चैलेंजेस की है जो कि इस वक्त जमहूरियत को है। जमहूरियत की जो डेफिनेशन जिसका जिक्र जनरल साहब भी फरमा रहे थे, आप भी फरमा रहे थे, ये प्रेसिडेंट लिंकन ने दी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और ये जेरमी बेंथम का जो डॉक्ट्राइन था, डॉक्ट्राइन ऑफ सल्वेशन,
उसकी बेस के ऊपर ये पॉलिटिकल ऑर्डर है। और ये जो समिट बुलाई गई है जिसमें 109 ममालिक के लीडरान को बुलाया गया है, जिसमें आपने भी उसका अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया, उसका बज़ाहिर मकसद जो बताया गया है वो तो ये बताया गया है कि अथॉरिटेरियनिज़म को किस तरह से कंटेन किया जाए। और जब हम अथॉरिटेरियन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली अथॉरिटेरियन की जब हम बात करते हैं तो ये इशारा है जो नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया स्ट्रक्चर उनके ख्याल में जो डेवलप हो रहा है, जिसकी लीडरशिप चाइना और सोवियत रशिया की तरफ है, जिसका जिक्र आपने भी किया। दूसरा, टू कर्टेल करप्शन, बिकॉज करप्शन जिसकी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार जोर दे रहे हैं, करप्शन को किस तरह ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका मुद्दा ये है कि यहाँ से करप्शन करके जो पैसे, जो कैपिटल, जो फ्लाइट हो रहा है वो सेंट्रल नेशंस के अंदर, वेस्टर्न ममालिक के अंदर जा रहा है, जो अपने आप को चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर तीसरा जो उनका हदफ है वो ये कि ह्यूमन राइट्स को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। अब जिस क्रिटिसिज्म की आपने बात की वो क्रिटिसिज्म बड़ी वैलिड है, और ये मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि जो लिबरल ऑर्डर है जिसका चैम्पियन अमेरिका है, इनफैक्ट अमेरिका को ये क्रेडिट जाता है कि इनलाइटनमेंट का जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो अमेरिका के अंदर हुआ। अलबत्ता अमेरिका की जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर हमें रियलिज़म नज़र आता है, पावर बेस्ड पॉलिसी नज़र आती है, और उन ममालिक के साथ उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप या ताल्लुकात हैं जो कि डेमोक्रेसी या लिबरल आर्डर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका इशारा आपने दिया, यानी इजराइल जो फ़लस्तीनियन के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को कुचल रहा है, और वहाँ पे इंडिया जो दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो कश्मीरियों को, मुस्लिम्स को, दलित को, सिख्स को, नागालैंड वालों को, उनकी जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है या उनके जो लीगल राइट्स है उनको कर्टेल किया जा रहा है। और ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है कि जहां आप जमहूरियत, जो आपने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किया, जहां पे आपने प्रॉमिस किया कि जमहूरियत को जो आयद चैलेंजेस हैं दुनिया में हम उसको टैकल करेंगे, और फिर उसका वो वादा पूरा करते हुए आपने एक वर्चुअल समिट को कॉल किया, लेकिन आपने ये भी तो वादा किया था कि ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है सब कॉन्टिनेंट स्पेशली इंडिया के अंदर, उसको आप कर्टेल करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने अपने पहले खिताब में इस तरफ इशारा भी किया। तो मेरा ख्याल है कि ये समिट जो है ये दूसरा बज़ाहिर इसका जो मकासद हैं वो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन जो मुझे, चूँकि अमेरिकन फ़ॉरेन पॉलिसी की हमेशा जो उनकी इस वक्त जो दुनिया की सियासत को देखते हुए और तब्दीलियों को देखते हुए जो मुझे समझ आ रही है, उनका हदफ ये है कि अमेरिकन इमेज को किस तरह बिल्डअप किया जाए। वो फ़िलहाल प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स जो उनका एक परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट रहा है, और बात वो डेमोक्रेसी की करते हैं जिसमें आइडियल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन असल पर्पज़ ये है कि दुनिया की लीडरशिप को रिटेन करें और बताएं दुनिया को कि अब भी हम लीडर हैं। तो हम जिसे चाहे बुलाएं और जिसे ये जो आपने अभी भी बात की, शुरू में एक बात की कि डेफिनेटली अगर आप कोई एक स्लोगन लेके चलते हैं, एक थीम लेके चलते हैं, तो आपको सबसे पहले उस पर अमल पैरा होना होता है। इनलाइटन मॉडरेशन के हवाले से अगर हम बात करें, लिबरलिज्म के हवाले से बात करें, तो वहाँ पर ये स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म, वाइट सुप्रीमेसी, ब्लैक सुप्रीमेसी, ये चीज़ें तो वहाँ पर नहीं होती। ओबामा के आने से थोड़ा सा एक, वो कहते हैं ना, एक ज़रा बराबर जुम्बिश सी या एक थोड़ा एक सिंबॉलिक जो है, हमने ये देखा कि जी थोड़ा सा एक चेंज तो आया, लेकिन बजाते खुद अमेरिका मैक्सिकन्स को लेकर जो सवालात उठते हैं, अमेरिकी रियासतों पर जो उठते हैं, और ख़ासतौर पर पेंटागन के हवाले से जो सवालात उठाए जाते हैं, तो वो तो इसकी नफ़ी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अमेरिका जो आइडियलिज़म पर जिसका वजूद पैदा हुआ, और जिन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सिटी ऑन अ हिल, और वो सब के लिए एक आज़ाद सोसाइटी होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, और उसके बाद ये जो उनके फाउंडिंग फादर जिसमें जेफरसन थे, और जेफरसन ने एक बुनियाद रखी डेमोक्रेसी की, लेकिन जेफरसन जब ख़ुद भी प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त तक इवन ख़वातीन को वोट का हक़ नहीं था, और 1920 के अंदर मिला। फिर उसके बाद हमें एफ्रो अमेरिकन्स जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, वो भी हमें 1970s में स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। 1970s तक, 1776 से 1970s तक एफ्रो अमेरिकन्स को ये राइट नहीं था कि वो इक्वल सिटीजन्स कहलाएं या उनको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हों, जो सिविल राइट मूवमेंट और एक जेनोसाइड मूव भी हमें नजर आई थी। उसकी जो बुनियादी वजह है डॉक्टर साहब वो ये है कि अमेरिका के अंदर एक फ़लसफ़ा है, एक कॉन्सेप्ट है, और वो है मैनिफेस्ट डेस्टिनी का। और वो ये है कि ये जो वाइट जो रेस है ये चूज़न पीपल हैं, सिविलाइज्ड नेशन है,
और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी जो अनसिविलाइज सोसाइटी है दुनिया की उसको ये सिविलाइज करें। तो वो अपने आप को सुपीरियर करते हैं। और अमेरिका के अंदर जो कंजर्वेटिव हैं, जो ज़्यादातर रिपब्लिकन के वोटर्स हैं, आपने देखा कि वो आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और हमें ये खराबियाँ नज़र आती है। तो ख़ुद अमेरिका में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये डिवाइड है, एक कॉन्सेप्ट को किस तरह तब्दील करें, ज़हनों को किस तरह तब्दील किया जाए। मांडला साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा, इंसानी हकूक़ में ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन की राय की बहुत बड़े चैम्पियन हैं ये वेस्ट। बार बार अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो ख़वातीन के हकूक़ पर 20 साल तो वो खामोश रहे, लेकिन 20 साल के बाद जब वहाँ से उनको नाकामी हुई तो उन्हें ख़वातीन के हकूक़ भी याद आए। अफ़गानिस्तान के अंदर गो कि अब बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ख़वातीन वहाँ पर जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन कुछ अफ़गानिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं, वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, इस्लामी तालीमात हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। क्यों जबरन जो है वो इम्पोज किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो वेस्ट की डगर पे चले, जो वेस्ट कहे, जो वेस्ट में ख़वातीन के हकूक़ हैं वही हकूक़ और उसी तरह एज़ इट इज़ जो है वो अफ़गानिस्तान में भी दिए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है कि जमहूरियत नाम ही इसी चीज़ का है कि लोग अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं और वो अपने लिए अपनी मर्ज़ी का, अपने कल्चर के मुताबिक वो कवानीन बनाते हैं। कोई पाबंद नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अमेरिका चाहे कि जनाब अफ़गानिस्तान में इस तरह के कवानीन हों तो ये नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी रियाया है, उनके अपने हुक्मरान हैं, उनका अपना एक कल्चर है, अपना उनका एक मज़हब है। उन्होंने अपने मज़हब की बुनियाद के ऊपर कोई भी मुल्क हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, इवन के जो वेस्टर्न कंट्री है, उनके अंदर भी वो अपने कल्चर और सकाफ़त के अंदर रहकर राइट्स देते हैं अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, जितने भी लोग हैं, हर चीज़ का। तो हमारे मज़हब में बिलखसूस आप अफ़गानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जितने बेहतर वो अपने मुल्क में ख़वातीन को हकूक़ इस्लाम हमारा देता है, तो मेरा पूरी दुनिया को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कोई भी मज़हब, कोई भी मुल्क उससे बढ़कर किसी भी तरीके का जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ जो है वो ख़वातीन को नहीं दे सकते। तो मेरा है कि ये जो गलत जो है ना, ये एक अमेरिका की ख्वाहिश या वेस्टर्न की ख्वाहिश कि उनकी मर्ज़ी से, उनके आर्डर के ऊपर वो डिक्टेशन देकर इन ममालिक को अगर चाहें कि इस तरीके के हकूक़ दे, तो वो अगर हम नहीं दे सकते तो मेरा हक उनको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान को लेकर मांडला साहब, क्यों अमेरिका जो है वो इस तरह के गैर मामूली फ़ैसलों की बात कर रहा है? क्यों वेस्ट को, क्यों यूरोप को इतनी तकलीफ़ हुई हुई है अफ़गानिस्तान के हवाले से? अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या वाकई इसमें कोई विल आपको नज़र आ रही है, कोई नीयत अच्छी नज़र आ रही है आपको कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान जो नज़र आ रहा है और ओवरऑल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका तबाह होते हुए हम देख रहे हैं, जो तबाह हुआ पिछले 20 सालों में, तो उसको दोबारा से बिल्ड करने के लिए क्या वाकई आपको अमेरिका और यूरोप जो है उसमें संजीदा नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बात यह है कि संजीदा तो वो पहले भी नहीं था, आज भी संजीदा नहीं है उनके हकूक़ के मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि अगर अभी पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं देती तो जो आगे दिन आते जा रहे हैं वो देखेंगे आप कि 22.8 मिलियन अफराद जो है वो भूख का शिकार हो के, वहाँ फूड की जो है वो शार्टेज होगी, राशन की शार्टेज होगी, वहाँ कहाँ से लोग खाएंगे? 3 कुछ बिलियन बच्चे जो है वो न्यूट्रिशन का जो है वो शिकार हो जाएंगे। जो जमहूरियत के जितने भी ठेकेदार वहाँ जमा होंगे, ये तमाम को एक मैसेज है कि आप उस अवाम की तरफ देखें जहां 20 साल आपने बमबारी की, उनको निस्तो नबूद किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपने तबाह करके रख दिया। तो अगर आज उनकी भूख मिटाने का नंबर है तो आप आंखें बंद ना करें, ना बरतानिया करे, ना अमेरिका करे, ना दूसरे बड़े बड़े ठेकेदार ममालिक करे। तो मेरा ख्याल आज उस तरफ देखने की ज़रूरत है। तो ये जो भी उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उस कॉन्फ्रेंस में भी फर्स्ट एजेंडा जो है वो अफ़गानिस्तान के हकूक़ के ऊपर, उनके जितने भी हकूक़ दिखने में नज़र आ रहे हैं हमें कि राशन की शक्ल में, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शक्ल में, मेडिसन की शक्ल में, हम तो पड़ोसी हैं, हमारे पास जितने भी वसाइल हैं, आप अपने वसाइल के अंदर रहकर जितनी इमदाद करना चाहते हैं कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या ये वाकई एक नई सोच आपको नज़र आ रही है अमरीका में, या आप समझते हैं ऑकस की तरह, क्वाड की तरह
G7 में बड़ी जो फुर्तियां दिखाई गई चाइना को कंटेन करने के लिए, उनके जो दोस्त ममालिक हैं या शराकतदार हैं उनकी मदद के लिए, अब तो यूरोप जो है वो उसने भी कमर कस ली है। यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी अब कहती हैं कि बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करने जा रहे हैं। क्या चाइना का वाकई इतना खौफ है जो ये वर्चुअल इजलास बुलाए जा रहे हैं, ये न्यू फॉर्मेशंस हो रही हैं, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, या कुछ और मुहर्रिकातें कुछ और होने वाला है? कोल्ड वार भी गई, वो सैटेलाइट वार की बातें भी खत्म हो गई, क्या वाकई अब इकोनॉमिक वार का टाइम आ गया है जनरल साहब? देखिए, जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे जो मगरबी बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं, वो तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में IMF के और फिर FATF के बहुत सारे उनके ऊपर ये प्रेशर पड़ते हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब पार्टिसिपेट करेगा तो इस बात को ज़रूर उसको उठाना चाहिए। साथ साथ ये बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे खित्ते हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, लेकिन अमेरिका के और मगरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। मसलन UAE में या मिडल ईस्ट में बहुत सारी बादशाहतें हैं जहाँ पे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अब अगर उनको अफगानिस्तान में जो कि साबिका जमहूरियत है उस तरह की जमहूरियतें चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ अमेरिका के या मगरब के मफाद में होगा, वहाँ के लोगों के मफाद में तो हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि जो आपने जो जिक्र किया कि अफगानिस्तान में इस तरह के हालात हैं, वो क्यों है, उसके दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि अमेरिका जो कि एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क अपने आप को कहता है, उसने उसके असासे जो है उसको जब्त किए हुए हैं और उनको वो क्लियर नहीं कर रहा, जिसका नुकसान अफगानिस्तान के अवाम को पहुंच रहा है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि खुद अमेरिका ने इस तरह के इकदाम किए हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ब्लॉक्स ऐसे बन रहे हैं जो कि सिर्फ चाइना को कंटेनमेंट के लिए हैं। मतलब मैं इंडिया की मिसाल देता हूं कि इंडिया अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है तो अमेरिका बिल्कुल उसके ऊपर चुप बैठा है। वो इसलिए कि इंडिया चीन के खिलाफ उनका प्रॉक्सी बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये भी इशू जो है उस कॉन्फ्रेंस में उठाया जाएगा। साथ साथ चूंकि वहाँ पे सिविल सोसाइटी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो भी मेरे ख्याल में निडर होके, बेबाक होके जमहूरियत को बेहतर करने के लिए तजावीज़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि खुद मेरे ख्याल में जो मगरबी हुकूमतें हैं या मोदी की हुकूमत है, जब वो उनके ख्यालात को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी जो कि बेहतरी के लिए हो। जनरल साहब ये बताइएगा, अभी आपने खुद ये बात भी की, ये जो ओवरऑल आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डायरेक्शन का भी बताइएगा। पाकिस्तान गो के अमेरिका के साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर चाइना के, बड़ा अच्छा हमारे ताल्लुकात भी हैं, डेफिनेटली हैं। पाकिस्तान ऐसे मौके पर अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ है वज़ीर आज़म की जानिब से इस वर्चुअल इजलास में शरीक होने का। बहुत सारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन्हें तलब नहीं किया गया, बिलखुसूस सऊदी अरब और चाइना, रूस, जो हमारे फितरी तौर पर हमारे इत्तेहादी भी हैं, और हम आने वाले दिनों में चाहे लद्दाख को लेकर, मकबूजा वादी को, आर्टिकल 370 को लेकर, सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा और केस उठाने को लेकर, ये P5 के दो ममालिक ने हमारा बड़ा साथ भी दिया है। पाकिस्तान ने क्या इस पर हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि सऊदी अरेबिया में जाहिर बात है वहाँ जमहूरियत तो नहीं है ना, वहाँ तो एक बादशाहत है। इस तरह चीन में और रूस में वो कहते हैं कि वहाँ उनके ममालिक में जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पे मगरबी तर्ज की जमहूरियत नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में उनको उन्होंने दावत नहीं दी। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनको मेरे ख्याल में एक वर्चुअल मीटिंग है जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं या उनका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। तो उसमें मेरे ख्याल में ज़रूर पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वहाँ पे पाकिस्तान खुद इस बात की तजवीज़ दे सकता है कि भाई तमाम ममालिक को, चाहे वो चीन है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, अमेरिका, उन सबको जो है मदऊ करना चाहिए उनको। और अगर इस साल नहीं किया तो आइंदा साल जो है ना उनको ज़रूर उनको दावत देनी चाहिए, ताकि उनके ख्यालात को भी सुना जाए और दुनिया भर में लोगों का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो,
ना सिर्फ ये कि खुसूसी किस्म के जो इंतजामात है उनके ऊपर सिर्फ फोकस हो। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगा डॉक्टर साहब। तरीके से जनरल साहब ने कहा, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, बल्कि होना चाहिए कि आने वाला जो समिट है उसमें ये ममालिक जो हैं ये भी अपना एक एजेंडा सामने रखें, या अपनी हिकमत अमली सामने रखें, या सजेशंस दें। ये बताइएगा कि जब ये कॉन्फ्रेंस तलब की गई और ये वर्चुअल इजलास की बात की गई, तो आप नहीं समझते कि क्राइटेरिया इसका जो रखा गया, जमहूरियत पसंद, जहाँ पे जमहूरी अक़दार की बात होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको बुलाया जाता है। इसमें मोर देन 15 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ बादशाहत से हटके, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, सऊदी अरब की बादशाहत से हटके। तो ये तो फिर क्राइटेरिया ना हुआ, ये तो पिक एंड चूज़ वाला मामला हुआ। तो ये तो एक और तफरीक पैदा करने वाली बात हुई। तो ये तो अमेरिका के हवाले से जो अपने तशख़्ख़ुस को बेहतर करने के लिए, या अपनी सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने के लिए, ये पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए जो ये वर्चुअल इजलास बुलाया है, ये तो सबूताज हो सकता है इससे। ये तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हुई ना। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है। ये अमेरिका की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, ये क्रिटिसाइज़ हो सकती है इस पर्सपेक्टिव से, जो पर्सपेक्टिव आपने दिया है। लेकिन इससे हट के अगर हम देखें तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़बरदस्त मौका है कि जहाँ पर हेड ऑफ़ स्टेट्स और फिलंथ्रोपिस्ट और प्राइवेट सेक्टर के लोग सारे इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के आइडियाज़ से आप रोशनास होंगे, आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे ख़त्ते के अंदर है कि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी को नहीं ले सकते उसकी, और ये मेजर क्रिटिसिज्म भी है डेमोक्रेसी के ऊपर कि डेमोक्रेसी की जो एवोल्यूशन है, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की, उसका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कुछ और है और हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। तो लिहाजा अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हमारे ख़त्ते के अंदर होगी तो वो उस तरह से सक्सेसफुल आपको नज़र नहीं आएगी। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्रिटिसाइज़ जब लोग करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसका कल्चर जो है वो क्वाइट डिफरेंट है। अगर जिरगा सिस्टम है तो जिरगा सिस्टम को आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ सिंध के अंदर ट्रेडिशनली ओताक सिस्टम होता था, या पंजाब के अंदर पंचायत होती थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और तो ये क्या है? ये बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक फॉर्म है। और हम अगर वेस्टर्न मॉडल को नहीं अडॉप्ट कर सकते, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर नकाइस पैदा होते हैं, क्योंकि वो क्लैश करता है हमारी हिस्ट्री के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारी वैल्यूज़ के साथ, हमारे ट्रेडिशन के साथ। लेकिन डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो बेहतरीन आइडिया है मेरे ख्याल में, और डेमोक्रेसी की जो इल्स हैं वो विद द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी जाती हैं। तो अगर डेमोक्रेसी को चैलेंजेस हैं तो वो डेमोक्रेसी के चैलेंजेस डेफिनेटली समिट के साथ होंगे। सॉरी टू से, डेमोक्रेसी को जो चैलेंजेस हैं, जो खतरात लाक हैं, वो डेमोक्रेटिक स्टेट और ममालिक की जानिब से ही हैं। बदकिस्मती है। यही मैं इसी तरफ आ रहा था, आपने बिल्कुल इसको सही निशानदेही की। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा, चूँकि अगर आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के, कि जहाँ पे जो दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं, इंक्लूडिंग चाइना है, रशिया है, आपने टर्की का जिक्र किया, ईरान का किया, दूसरे इम्पॉर्टेंट ममालिक हैं, अगर उनको आप मदऊ नहीं करेंगे तो एक बेहतरीन सिस्टम डेवलप नहीं होगा। और यही उस बात का इशारा दे रही है कि अमेरिका का जो यहाँ पे जो पर्पज़ है वो ये दिखाना है, पहली बात, कि जो ग्लोबल पावर होता है वो दुनिया के 5 वैल्यूज़ को चेंज करने की सलाहियत रखता है, जिसमें पॉलिटिकल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर, ट्रेड ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑर्डर। तो अमेरिका दिखा रहा है कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको हमने सस्टेन करना है, और हमारे पास विल है कि हम इसको सस्टेन करना चाह रहे हैं। उनको फियर ये है, या जो नैरेटिव चाइना के ख़िलाफ़ आ रहा है वो ये कि चाइना की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान और इन्फेंसी डेमोक्रेसी ऑफ अदर कंट्रीज कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है उसको रिटेन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, सॉरी, ये जो चाइना के हवाले से हम बात की जा रही है, अभी बहुत सारे मुबसरीन ये समझते हैं, बल्कि उधर न्यूयॉर्क टाइम का एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अमेरिका अब चाइना को जो है अपना एक आइडियल वो समझ के उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और वो समझता है, चाइना का एक माजी रहा है कि चाइना ने एक बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया और आज पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो उसके कंट्रोल में समझो नज़र आती है। अमेरिका सबसे ज़्यादा इस वक्त चाइना का मकरूज़ नज़र आता है। अभी आप देखिए कि मैक्सिकन्स तक जो है उन्होंने मैक्सिको तक जाकर अपनी रसाई, फिर साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, जनूबी एशिया, इवन के साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है ना वेस्टर्न, उस तक भी वो जाकर पहुँच गए हैं। तो क्या इस बात का इदराक वाकई हम समझें कि अमेरिका को, ताकतवर ममालिक को, बिलखुसूस यूरोप के कुछ ममालिक को जो कि नेटो में भी शामिल थे, क्या उनको इस बात का इदराक हो चुका है कि हालात बदल गए हैं, अब आप जबरन बज़ोर शमशीर
आप अपने मकासद के हुसूल में नाकाम हो सकते हैं अगर आपने यही तरीका अडॉप्ट किया माजी वाला, वही टिपिकल ट्रेडिशनल। डॉक्टर साहब, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिकन जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ रही हैं, स्पेशली द मुस्लिम वर्ल्ड, वो पावर बेस्ड रही हैं, और यही वजह है कि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारे ख़त्े के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर या तीसरी दुनिया के अंदर एंटी अमेरिकन फीलिंग तो नहीं है, लेकिन ग्रीवेंसेस हैं अमेरिकन फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और जमहूरियत को वो ख़ुद नुकसान पहुँचाते रहे हैं। बिलफ़र्ज़ हेनरी किसिंजर साहब जो 1970 की दहाई में इंतहाई इन्फ्लुएंशियल थे अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उनका ख़ुद की उनकी अजम्पशन रही कि अमेरिका को वो डेमोक्रेसी सूट नहीं करती जिसके नतीजे में एंटी अमेरिकन रिजीम्स आ जाएं, और हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि हमारी बात के ऊपर चलते रहें। तो लिहाजा अमेरिकन पॉलिसीज़ रिस्पॉन्सिबल है दुनिया में डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाने के हवाले से। आ जाएँ चाइना की तरफ। चाइना जो है उसकी जो राइजिंग पावर है वो थ्रेट है। जॉन मीरशाइमर का जो आर्गुमेंट है वो ये कि वंस चाइनीज़ इकॉनमी 19 ट्रिलियन डॉलर्स को टच करेगी तो चाइना कैपेबल हो जाएगा और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कायम करना शुरू करेगा। लिहाजा ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, और अमेरिका ये समझता है कि चाइनीज़ इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है और अमेरिकन एक इकॉनमी डिक्लाइन, और चाइनीज़ इमेज बिल्डअप हो रहा है और अमेरिकन इमेज ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से डिक्लाइन कर गया है। तो इस हवाले से अभी से एक ऐसा नैरेटिव प्रोड्यूस किया जाए जिसमें ये खौफ दिलाया जाए कि इकोनॉमिक मॉडल अब तक हम ही अट्रैक्टिव हैं, चाइना नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना ने बड़ी तेज़ी से किया है। और दूसरा, सिक्योरिटी जो है वो पैराडाइम में चाइनीज़ जो है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ख़तरा है दुनिया की, तो ये वो बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्म रेस वाला सब्जेक्ट वेरी शॉर्ट, मैंने मांडला साहब की तरफ भी जाना है। ये जो आर्म रेस की बार बार बात की जाती थी, ये सब्जेक्ट तो अभी कहीं लगता है पसे पुश्त कहीं नजर आ रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं वक्ती तौर पर, क्योंकि फिलहाल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, वार जो है वो लास्ट ऑप्शन की बात हो रही है, इस वजह से ये आर्म रेस जो है अब वो ये इस पे सब्जेक्ट पे बात नहीं हो रही। आर्म रेस के ऊपर तो देखें ना, टेक्नोलॉजी वाइज तो चाइना बहुत आगे चला गया है। जो सुपरसोनिक मिसाइल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें अमेरिका आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि उन्होंने टेस्ट किया, खुद चाइनीज़ ने उस इंफॉर्मेशन को लीक आउट किया, तो वो तो बिल्कुल वाजे है। फिर उसके बाद जो अमेरिकन शिप्स और जेट्स अगर आते हैं तो वो जैमर चाइनीज़ जैमर्स जो उनको जैम कर देते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, तो वो भी बिल्कुल वाजे है। और फिर रशिया का भी रिसेंटली जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने सेटेलाइट को हिट किया, तो वो भी इस तरह से बिल्कुल क्लियर है। लिहाजा और फिर उसके बाद जो एस्कॉट बनी और वो फिर नाकामी का शिकार हुई जिसमें जापानीज भी रिलक्टेंट नजर आए, इंडियन इनकैपेबल नजर आया। लेकिन सर दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन ने भी तो एक सर उठाया, ये भी तो एक बड़ा ये है खतरनाक एक वो। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए उनको कैपेबल नज़र नहीं आया कि चाइना को कंटेन कर पाएंगे, तो उन्होंने एक नया अलायंस बनाया जिसका नाम ऑकस रखा। तो खुद अमेरिकन समझते हैं। लिहाजा इस वक्त जो है नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, और मेरा ख्याल है जो बाइडन साहब चूँकि एक सीजन्ड और डेमोक्रेटिक लीडर हैं, तो लिहाजा वो ये नहीं कहा जा सकता कम्प्लीटली कि वो डेमोक्रेसी के हवाले से सिंसियर उनकी एफर्ट नहीं होंगी। अलबत्ता ये क्रिटिसिज्म मौजूद है कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम के मेजर स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी ये समिट कब तक कहाँ तक कामयाब होगी, ये इस पे सवाल ये नहीं। अच्छा मांडला साहब आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि ये जो बदनवान अनासिर हैं पूरी दुनिया में जो कि उन अफराद का जो है वो क्या कहते हैं अशिया खुर्दनोश जो है वो उसको हड़प कर जाते हैं, ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती हैं, इन बदनवान अनासिर का कला कमा करने के लिए क्या खुद वही ममालिक जिनका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, अमेरिका, यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ये सब जो है ये असाइलम के ज़रिए और बहुत तरीक़ों से जो है वो करप्शन और बदनवान अनासिर का पैसा जो है उससे अपनी इकॉनमी में और अपनी नेशनल जो उनकी बैंक्स होती हैं उन बैंक्स में वो शामिल करके अपनी इकॉनमी के और अपने ग्रोथ रेट पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो मुनाफकत हुई ना। देखिए बात यह है डॉक्टर साहब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलखसूस इमरान खान पहले दिन से जो है ना ये आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि जितने भी गरीब ममालिक हैं वहाँ से करप्शन का पैसा जो है ना अमीर ममालिक में जाता है, अमेरिका में, बरतानिया में और बड़े बड़े ममालिक में, वहाँ वो सेफ हाउस जो है ना वो बना रखे हैं उन्होंने, वही उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वही उनको तोहफ़्फ़ देते हैं। बाज़ लोग बाज़ ममालिक के जो है ना वो मफरूर हैं, मुल्ज़म हैं, बावजूद उसके लेटर लिखते हैं लेकिन उनको जो है ना को छोड़ते नहीं, को दहशत गर्दी के ज़िम्मे में वहाँ बैठा है। तो हमारे ममालिक से भी कई जो है ना मफरूर जो होकर जो है ना उस ममालिक में जो है ना वो पनाह ली हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो समिट हो रहा है ये बेहतरीन मौका है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा
कि हमारे मुल्क को वहाँ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गप गा तो हम करते रहते हैं, लेकिन पॉइंट आउट करना चाहिए जुल्म जबर, जैसे इंडिया है मकबूजा कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से जुल्म करता है, इजराइल जैसे फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करता है, और गरीब ममालिक से पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ से जो है ना बात की है। अभी भी ये मौका है कि बताएं कि गरीब ममालिक किस तरीके से जो है ना पिस रहे हैं जुल्म की चक्की में। उनके पास इतने वसाइल नहीं है, और जितने वसाइल लूट कर जो दूसरे ममालिक में शिफ्ट किए हैं उनको भेजा जाए, अगर नहीं तो वो मुल्कों से जो है ना वो पैसा वापस। ठीक है जनरल साहब कंक्लूड कीजिएगा। सर क्या फ़र्क है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और इस वर्चुअल समिट में? गो के वो एक पूरी दुनिया की नुमाइंदगी तो हमें नज़र आती है, वहाँ पे कुछ 6-7 ममालिक को अगर हम निकाल के बात करें, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी मातीर मोहम्मद से लेकर रजब तैयब उर्दवान, इमरान खान और दीगर जो मंदोबीन और जो सदूर और वज़रा आज़म जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, रत्ती बराबर ज़रा बराबर जो है उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो इससे कैसे हम एक्सपेक्ट कर लें कि वर्चुअल समिट जो है इसके कोई असरात मुरतब होंगे या कोई नताइज बरामद होंगे? देखिए, आपने यूएन जनरल असेंबली की बात की है, तो वहाँ पे तो जाहिर बात है कि अगर मेजॉरिटी वोट से कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो सबको मेरे ख्याल में उसको मंजूर करना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होता। और सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मैंडेटरी होते हैं, वो भी अगर चैप्टर 7 के तहत पास किया जाए। बात यह है कि देखिए, अल्लामा इकबाल ने खुद कहा था कि जमहूरियत का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ गिना जाता है, उनको तोला नहीं जाता। तो आप ये देखें, चाहे इंडिया में देखें कि वहाँ पे ये जो मेजॉरिटेरियन रूल है, तो उनकी मर्जी है कि जो मर्जी वो कानून वो पास करें। उसमें ये भी वो कानून पास कर सकते हैं कि उनका जो मौजूदा आइन है वो तो एक सेकुलर आइन है, लेकिन इंडिया खुद जो है आप देखें वो बहुत बड़ा मजहबी जुनूनी रियासत बन रहा है। तो इसको भी मेरे ख्याल में वहां पे उठाना चाहिए कि इस तरह के अगर हरकत होते हैं दुनिया की जो सो कॉल्ड बड़ी जमहूरियत में है, तो अमेरिका का इसमें क्या रोल बनता है। फाइनली जो इसके ऊपर देखिए ना, चाहे 2/3 मेजॉरिटी के ऊपर जो भी जमहूरियतें होती है उसमें इसके ऊपर काम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकलियतों का जो व्यू पॉइंट है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाए। उसको जरूर मेरे ख्याल में सामने रखना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट डिस्कशन के बाद जो है फैसले होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब और चौधरी खादिम अली मांडला साहब, आप तीनों हजरात का बहुत। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी, इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।